हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पूर्व विदित है कि भैया जी एजुकेशन आपके सामने लेकर आया है यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो टीचर से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे वो केवीएस का हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो। सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही अच्छा सेट फार्मूला तैयार किया हुआ है। आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट्स को, शिक्षा मनोविज्ञान का संप्रत्यय क्या है, आखिर किन सिद्धांतों के दम पर शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ही चिरपरिचित शैली में व्यवहारिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में आखिर हम कैसे इसको समझ सकते हैं, उस बाबत आज हम लोग बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक एक है, आप इसको लर्निंग बोलते हैं। साथियों, आज हम लोग लर्निंग के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आखिर लर्निंग का संप्रत्यय क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, व्हाट इज द फंडामेंटल मीनिंग ऑफ लर्निंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग। आज हम लोग लर्निंग यानी कि अधिगम को जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम बोले तो सीखना, यानी सीखने का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे कार्य क्षेत्र हैं जहां पर हम विभिन्न चीजों को सीखकर, विभिन्न कुशल क्षमताओं को सीखकर, विभिन्न कौशलों को सीखकर और विभिन्न अर्हताओं को जानकर कैसे हम आगे प्रशस्त कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम कहीं ना कहीं चिरपरिचित अंदाज में, चिरपरिचित शैली में अगर अधिगम की बात की जाए तो निश्चित रूप से अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के पैदा होने से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में गतिमान यानी चलायमान रहती है। यानी अधिगम क्या है, अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, या आंग्ल भाषा में कहने का प्रयास करें तो लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इज नेवर स्टॉप्ड, दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड if there is not any kind of barrier, if there is not any kind of foundation in the learning process, then it can be proceeded further without any hesitation, without any foundation. That's it. साथियों, आज हम लोग लर्निंग को सीखने का प्रयास करते हैं और तथ्यात्मक तरीके से आखिर लर्निंग को कैसे सीखा जाता है हम लोग बिंदुवार इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और आप लोगों को हैरानी की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग लर्निंग के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट जान जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार आखिर लर्निंग को अपने पाठ्यक्रम कैसे समेटता है, कैसे संजोने का प्रयास करता है, उस बाबत आज हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, आपका खैर मकदम है, स्वागत है हमारी इस खास परिचर्चा में जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं लर्निंग यानी कि अधिगम यानी कि सीखने के बारे में, यानी अधिगम क्या होता है। आइए साथियों, अधिगम के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे तथ्य जानने की कोशिश करते हैं कि अधिगम को चरणबद्ध तरीके से, यानी कि अगर श्रेणीबद्ध तरीके से यदि अधिगम को आप जानने का प्रयास करते हैं और अधिगम के क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, उनको भी जानने का धीरे धीरे प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, हम जिक्र कर रहे हैं यहां पर अधिगम का। अधिगम साथियों चिरपरिचित वर्ड है, एक आप लोगों के चिरपरिचित अंदाज, एक शैली में आप लोगों ने अधिगम तो कम सुना होगा, लेकिन सीखना जो कि जनरल वे में, व्यवहारिक शैली में, आए दिन चलन की भाषा में सीखना एक जो शब्द होता है उसका प्रयोग कई बार होता है, कई मर्तबा होता है। अधिगम इसको बोलेंगे सीखना, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो इसको बोल देंगे लर्निंग। साथियों, लर्निंग शब्द की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई, what is the basic root cause, what is the root cause of the generation of this word, यानी इस वर्ड यानी इस शब्द विशेष की उत्पत्ति का कारण क्या है, लर्निंग की उत्पत्ति का कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो लर्निंग की उत्पत्ति कहां से हुई, एक जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसको बोलते हैं लर्नेन, LERNEN, लर्नेन, यानी कि जर्मन भाषा का एक शब्द है लर्नेन, जिससे उत्पत्ति किसकी हुई, लर्नेन, यानी कि ये क्या है, रूट है। इसको क्या बोलेंगे आप, रूट। लर्नेन एक रूट है, यानी कि ये जड़ है। जड़ क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधे की उत्पत्ति का कारण क्या होती है, जड़ होता है। यानी कि कोई भी पेड़ पौधा किस प्रकार प्रगति करेगा अपने आगामी जीवन काल में, इस तथ्य के लिए, इस फैक्ट के लिए कौन उत्तरदायी होता है, उसकी जड़, उसके तने, सर्वप्रथम जड़ उत्तरदायी होती है। तो यानी कि रूट जो लर्निंग है, इससे एक आंग्ल भाषा में यदि इसको कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो इसी को बोल देंगे लर्निंग, लर्निंग बोल देंगे।
साथियों, इतनी बात आप लोगों को निसंदेह रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर लर्निंग है क्या। बालक जब पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसके घर में उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस प्रकार की होती है, उसके परिवार में, उसके परिवेश में और उसके कहीं ना कहीं आसपास का जो वातावरण होता है, यानी उसकी जो सराउंडिंग्स होती है, उनमें जिस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, पिता कौन से कृत्यों को अंजाम दे रहा है, माता किस प्रकार के कृत्यों में रुचि ले रही है, उसकी भाई बहन या उसके रिश्तेदार या उसके सगे संबंधी किस प्रकार की घटनाओं में ज्यादा रुचि ले रहे हैं, आखिर उनकी जीवन शैली क्या है, इस शब्द को वो अपने चरित्र में अनुकरण करता है। इन सारी चीजों को समझता है उस संज्ञानात्मक अभिरुचि के माध्यम से। संज्ञानात्मक यानी कि संज्ञान, उसको कॉग्निशन, उसको बोध होता है इस चीज का। संज्ञानात्मक बोले या बोधात्मक बोले, यानी कि समस्त प्रकार की गतिविधियों को जब बालक देखता है तो बालक को कई चीजों का बोध हो जाता है। यानी बोध होने का तात्पर्य क्या है कि उसके चरित्र में उस प्रकार की घटनाएं, उस प्रकार की आदतें उसके चरित्र में समावेशित हो जाती हैं। इन्हीं आदतों के समावेशन को कहीं ना कहीं हम अधिगम की संज्ञा दे देते हैं। यानी कि जब कोई बालक पैदा होता है तो उसके आसपास के वातावरण, यानी उसके परिवेश और उसकी माता पिता या उसके सगे संबंधियों द्वारा की जा रही गतिविधियां दैनिक जीवन में, उन गतिविधियों के माध्यम से बालक जो भी प्रतिफल बालक के चरित्र में जाता है, यानी कि बालक अपने चरित्र में जिस प्रकार की आदतों को, जिस प्रकार की घटनाओं को समावेशित करने का प्रयास करता है, उन्हें अधिगम की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन यहां पर अगर हम पॉइंट आउट करने की बात करें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं परिवेश यानी कि वातावरण। अब बात आती है कि लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं। What kinds of factors which are responsible for learning process in the human life? मानव जीवन में अधिगम की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के निमित्त ऐसे कौन से कारक हैं जो पूर्णतया उत्तरदायी हैं। तो दो कारक होते हैं मुख्यतया। पहला कारक होता है आपका परिवेश यानी कि वातावरण, जिसको अंग्रेजी में अगर बोलने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। और दूसरा कारक होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है आपका, दूसरा कारक आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम। क्या कह सकते हैं? वंशानुक्रम। अब बात आती है कि बालक जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो उसके मन में कई प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं, कई प्रकार की आकांक्षाएं होती हैं। उन आकांक्षाओं का समन करने के लिए बालक अपने समीप में रह रहे समस्त व्यक्तियों से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उसके साथी हमदर्द, उसके हमउम्र हो, सभी से कहीं ना कहीं कई प्रकार की वो परिचर्चाएं करता है, कई प्रकार की मुखालफतें करता है, कई प्रकार की बातें करता है और कई प्रकार की जिरह भी करता है, बहस करता है। तो बालक चेष्टावान होता है, चूंकि बाल्यावस्था जो है चेष्टाओं की अवस्था होती है। बालक नई नई चीजों को जानने का प्रयास करता है। बहुत से बालक आपने देखा होगा कि इसी अधिगम की प्रक्रिया को अगर व्यवहारिक शैली में, मानव जीवन की शैली में अगर समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से कोई खिलौना होता है। मान लीजिए बालक मेले में गया, वहां से कार खरीद के लाया प्लास्टिक की, वो कार रिमोट कंट्रोल से चलती है, यानी रिमोट के द्वारा वो कार चलती होगी। तो बालक उस कार के सारे नंग पुर्जे जो है वो खोल लेता है। उसके बाद वो अध्ययन करता है कि हाँ, इस सेल को क्यों लगाया गया, इस मोटर का क्या कार्य होता है। हालांकि उसको इस तथ्य के बारे में ज्ञान नहीं होता है कि ये मोटर कहीं ना कहीं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करती है। तो जब उसे बड़े लोग बताते हैं कि आगामी भविष्य में जब तुम आओगे, जब तुम माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करोगे तो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, तो तरह तरह की संज्ञानात्मक अभिरुचियों के माध्यम से आपको इस तथ्य का ज्ञान हो जाएगा कि आखिर आप कैसे सीख रहे हैं। तो आइए लर्निंग की महत्वपूर्ण बेसिक परिभाषा पर जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि वातावरण और वंशानुक्रम दो ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में अधिगम की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए जिम्मेदार यानी कि पूर्णतया उत्तरदायी होते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में किया गया परिवर्तन किस माध्यम से होगा? अनुभव के माध्यम से परिवर्तन होगा। यानी कि कह सकते हैं लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन द ह्यूमन लाइफ। यानी कि अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के व्यवहार में वांछनीय यानी कि डिजायरेबल चेंजेस जो कि वो चाहता है उस प्रकार के परिवर्तन ला देना ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, लर्निंग यानी सीखना कहलाता है। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, ये दो कारक उत्तरदायी हैं। कारक जो कि उत्तरदायी है किस लिए? कह सकते हैं लर्निंग प्रोसेस। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी
अब हम लोग बात करते हैं कि लर्निंग आखिर किन नियमों पर आधारित है। इतना सारा आप लोगों ने सुन लिया, समझ लिया और कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन से इसको संबद्ध करके देखिए। हाउ कैन वी कोरिलेट दीज काइंड ऑफ फैक्टर्स, दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन विद आवर डेली रूटीन वर्क्स, विद आवर डेली लिवलीहुड वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स, व्हाट काइंड ऑफ डीड्स which we are performing in our daily routine, in our daily process. So we can proceed further in the matter of learning process. तो साथियों, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सीखने के नियम क्या होते हैं। हमारे जीवन में सीखने का एक संप्रत्यय होता है। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट शब्द सुना होगा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है संप्रत्यय, यानी कि लर्निंग का संप्रत्यय क्या है, सिद्धांत क्या है। तो लर्निंग का सिद्धांत 3 रूप से उसकी व्याख्या की जा सकती है। लर्निंग के सिद्धांत की पहला सिद्धांत जो होता है, लर्निंग को सीखने यानी सीखने के नियमों की बात करते हैं तो सीखने के नियम, सीखने के नियम, सीखने के नियम में पहला नियम होता है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके मन में एक, आपके जहन में एक सवाल खड़ा हुआ कि मान लीजिए अमुक घोड़ा बंधा हुआ है, लगता है इसको प्यास लगी होगी, या कोई भी जानवर बंधा हुआ है, इसको अगर जानवर प्यासा है तो आपके जीवन में कई प्रकार के अनुभव रहे होंगे कि अगर यदि जानवर प्यासा होता है तो अपनी अलग प्रकार की आवाज निकालता है, कई प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देता है। तो उन गतिविधियों को देखते देखते आपके संज्ञानात्मक अभिरुचि में, यानी कि आपकी जो कॉग्निशन होती है, आपका संज्ञान होता है, आपका जो अंतर्बोध होता है, जो आपकी मनस्थिति होती है, वो मनस्थिति को जिस प्रकार की हो जाती है कि आप उसकी हरकतों को, आप उसकी गतिविधियों को अपने दिमाग में नोटिस करते करते, ध्यान देते देते आपके अंदर वो आदत, आपके अंदर वो कह सकते हैं कि हैबिचुअल एक्शन जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसके माध्यम से आप ये जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति प्यासा है, अमुक जानवर प्यासा है। इसी प्रकार जब किसी घोड़े को खूंटे से खोलकर हम लोग जलाशय के पास ले जाते हैं, किसी घोड़े को खूंटे से खोलकर जलाशय के पास तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पीने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकता जब तक वो स्वयं तत्पर ना हो या स्वयं तैयार ना हो। यानी कि अगर किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा नहीं है किसी कार्य विशेष को करने में, आप उसको कितना भी प्रेशराइज करिए, आप उस पर कितना भी दबाव डालिए, नैतिक या अनैतिक रूप से, वो व्यक्ति उस कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा। मान लीजिए आपके दबाववश वो कार्य करता भी है तो वहां पर तत्परता का नियम लागू नहीं होता। यानी कि जब व्यक्ति की पूर्व की मनस्थिति, यानी कि कार्य को करने से पहले व्यक्ति उस कार्य विशेष के परिणामों को जाने, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस कार्य को कर चुका है तो वो व्यक्ति से वो पर चर्चा करेगा कि हाँ, इस कार्य का जो परिणाम होता है, ये हम इस कार्य को कर लेंगे तो उसका प्रतिफल क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या वो सुखप्रद होगा, क्या वो आनंददायक होगा, क्या वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होगा या नहीं होगा। यानी व्यक्ति की मनस्थिति किसी कार्य को करने से पहले ही इस प्रकार की होती है कि वो उस कार्य में रुचि लेने लगता है, तो वहां पर तत्परता का सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस लागू होता है। किसी कार्य को करने से पहले ही व्यक्ति के मन में उस कार्य के प्रति एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो वो कार्य व्यक्ति के लिए कैसा होता है, बड़ा ही सहज हो जाता है, बड़ा ही सुचितापूर्ण ढंग से वो कार्य करता है। यानी कि किसी कार्य विशेष को करने के लिए जब व्यक्ति पूर्व से ही तैयार होता है तो उसको बोलते हैं तत्परता का नियम कहलाता है। वहां पर तत्परता का नियम लागू होता है। सीखने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। तो आइए अब जानने का प्रयास करते हैं कि तत्परता के नियम के उपरांत कौन सा नियम आता है। यहां पर आता है अभ्यास का नियम। साथियों, कौन सा नियम है? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज बोलते हैं अभ्यास के नियम को। यदि हम अभ्यास के नियम की व्याख्या करना चाहें तो निश्चित रूप से कह सकते हैं अभ्यास के नियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप। अभ्यास के नियम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है आपका उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। दूसरा होता है अनुपयोग का नियम, उपयोग अनुपयोग। यानी कि यदि हम किसी कार्य को करते हैं, मान लीजिए आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज का जो कह सकते हैं उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो परिणाम होता है, बड़ा ही सुखप्रद होता है। आप देखते हैं कि हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, हमारा स्टेमिना बढ़ता है उससे, तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को करने में बार बार रुचि लेते हैं। मान लीजिए कोई छात्र है जो कि संगीत में रुचि लेता है, या कोई विशेष छात्र है जो कि रुचि लेता है किसमें, विज्ञान के क्षेत्र में रुचि लेता है। तो यदि कोई छात्र विज्ञान में अच्छा है
तो इस बात की कोई निश्चितता, इस बात की कोई श्योरिटी आप नहीं दे सकते कि वो व्यक्ति किसमें अच्छा होगा, वो बालक किसमें अच्छा होगा, वो बालक संस्कृत में अच्छा होगा या वो बालक कला के किसी अन्य विषय में अच्छा होगा, ह्यूमैनिटीज के किसी अन्य सब्जेक्ट में अच्छा होगा। यानी कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य का परिणाम सकारात्मक होता है तो उस कार्य को हम करने के लिए बार बार अभिप्रेरित हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो वो बार बार जो अभिप्रेरणा हमारे अंदर बार बार कार्य करने की अभिप्रेरणा जागृत होती है, जो मोटिवेशन हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उस मोटिवेशन के माध्यम से उस कार्य को हम लोग बार बार करते हैं। तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम यहां पर लागू होता है। यदि परिणाम सकारात्मक होता है तो हम उपयोग का नियम, यानी उन चीजों को आगामी भविष्य में, आगामी जो है हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती हैं उन कठिनाइयों का निदान करने के लिए, कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए, कठिनाइयों को रिजॉल्व करने के लिए उपयोग का नियम कर लागू कर लेते हैं। यदि उसका परिणाम नकारात्मक होता है तो उस स्थिति विशेष में हम लोग अनुपयोग का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अनयूज कर लेते हैं। अनयूज का नियम, लॉ ऑफ अनयूज का जो सिद्धांत होता है उसको फॉलो कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं। अगला जो आपका होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम होता है आपका प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि मान लीजिए हम बालक को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए। यदि बालक की रुचि जो है शारीरिक क्रियाएं करने में है, यानी खेल कूद में उसकी ज़्यादा रुचि है, लेकिन आप उसको साहित्य की तरफ मोड़ रहे हैं, आप उसको पढ़ने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें साइंस सीखनी ही है, नहीं तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही है, तो बालक उसमें रुचि नहीं लेता है। तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है? उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि यदि कोई कार्य आप कर रहे हैं और उसका यदि आपको सुखप्रद या उसका जो आउटकम होता है, यानी उसका आउटपुट, यानी कि हमने बालक को क्या कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करी, यदि वो बालक कोई चीज सीख कर अपने जीवन में उसका अनुप्रयोग कर पा रहा है, अपने जीवन के विभिन्न आयामों को, विभिन्न कठिनाइयों को का समाधान करने के लिए बालक सीखी हुई चीज का उपयोग कर पा रहा है, तो यहां पर क्या नियम लागू होता है? प्रभाव का नियम लागू होता है। यानी कि बालक को पढ़ाने के पश्चात, बालक को कोई चीज सिखाने के पश्चात जो जो भी चीजें उसने सीखी और उन चीज को सकारात्मक रवैये से, पॉजिटिव अप्रोच के साथ यदि वो बालक अपनी आगामी भविष्य की कठिनाइयों को समझने में, उनको सॉल्व आउट करने में और कहीं ना कहीं उनसे एक अच्छा रिजल्ट पाने में, एक प्रोडक्टिव जो है रिजल्ट पाने में कामयाब होता है, तो निश्चित रूप से यहां पर प्रभाव का नियम लागू होता है। साथियों, तो हम लोगों ने आज लर्निंग के बेसिक थीम को जाना और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो साथियों, कहीं ना कहीं लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, डिजायरेबल चेंजेस ला देना ही अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम के पश्चात मनुष्य के अंदर विशिष्ट योग्यताओं का समन्वय हो जाता है, यानी कि बालक के अंदर विभिन्न जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज कैन बी जनरेटेड आफ्टर द लर्निंग प्रोसेस। इफ द लर्निंग प्रोसेस इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इट विल बी जॉयफुल, it will be productive, in fact it will be the supportive in the oncoming future of the particular child or the particular student. That's it. अधिगम के बारे में हम लोगों ने इतना जानने का प्रयास किया आज। और निश्चित रूप से अधिगम यानी कि अनुभव जो व्यक्ति करता है जीवन में, कई प्रकार के उसके कटु और मधुर अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को व्यक्ति एक दूसरे के बीच मध्य साझा करता है, तो निश्चित रूप से उससे कई चीजें निकल के आती हैं और बालक जीवन में उत्तरोत्तर तरीके से सीखने का प्रयास करता है। तो तीसरा तथ्य यहाँ पर क्या आता है? अधिगम एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से कोई चीज सीखी और उस चीज को कोरिलेट करते हुए, उस चीज से कनेक्ट करते हुए दूसरी चीज बालक सीखने का प्रयास करता है, यानी अधिगम एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया भी है, ये भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से जीवन का यज्ञ सफल होता सचमुच श्रम की संविधाओं से, उसको ही लक्ष्य प्राप्त होता जो डरे नहीं बाधाओं से। निश्चित रूप से कहावत चरितार्थ होती है। आप लोगों को निश्चित रूप से अधिगम समझ में आया होगा और हमें बड़ी हर्ष की अनुभूति होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे भैया जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। यदि आप लोग हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे तो हम आप लोगों के लिए नित्य नया क्वालिटी कंटेंट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से हमारी ये पहल है, एक हमारा ये इनिशिएटिव है कि आए दिन यूट्यूब चैनल पर विभिन्न प्रकार की मुखालफतें करते हैं लोग आते हैं और निश्चित रूप से एक पूरा आपको चार्ट पेपर यहाँ पर डिजिटल बोर्ड में लगा दिया और उसके क्वेश्चन रख दिए, उन्होंने उसको सॉल्व आउट कराने लगे। तो इससे आपका कहीं ना कहीं उद्धार नहीं होने वाला है, जीवन के सारे संकट इससे समाप्त नहीं होंगे। यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो, आप कैसे समझ सकते हैं, जिस दिन आप आईने के सामने खड़े होकर ये प्रतिज्ञा करते हैं, अपनी आंख में आंख डालकर ये भरोसा आप कर लेते हैं कि हाँ मैं एक एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम्स को क्लियर करने में कामयाब हो पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। अंतों को मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।